हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th का जो मैथ का मॉडल पर आप लोग को जारी हुआ उसका हर एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन को इतना अच्छा समझा देंगे ना कि अगर आपने वो चैप्टर कभी नहीं भी पढ़ा है ना तो भी भाई फोड़ दोगे क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। और इसमें हम लोग देखने वाले आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको पता है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्लास 10th और समय 3 घंटे का है, 80 नंबर का यानी 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बाकी 50 नंबर का सब्जेक्टिव है। इस वीडियो के बाद हम सब्जेक्टिव वाला भी वीडियो अपलोड कर देंगे। सबसे पहले सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन कर सके और समझ भी पा जाए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा सको, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम जो प्रश्न पूछ जाएंगे सारा सवाल आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा, कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या है कि px बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो तो दो तरीके से कर सकते हो, मैं एक ही तरीका बता रहा हूं इसमें। शून्यक पूछा है ना, तो जब भी शून्यक बोलेगा बस आप उतना बराबर क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, शून्यक मतलब कि शून्य नहीं होता, शून्यक मतलब होता है एक्स का मान निकालना है आपको। ठीक है, अच्छा अगर मैं 27 को उधर ले जाऊं बच्चा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 27 हो जाएगा। फिर स्क्वायर को हटाऊंगा तो √27 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बिल्कुल। सर आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 3 × 3। क्या मैं नहीं लिख सकता हूं, बोलो। बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा 2 को 3 में 1 को 3 निकल जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड, निकाल दो। यानी 3√3। जब रूट से निकलेगा देखो प्लस में होगा, एक को माइनस में। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर है तो 2 को वैल्यू होगा, एक को प्लस में 3√3 होगा, एक को माइनस में 3√3। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रदर्शित करता है ठीक है, तो इसमें कितने शून्य होते हैं। यानी शून्य नहीं शून्यक होता है। देखो जीरोस पूछा है, जीरोस तो शून्य नहीं होगा, शून्यक होगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष को जो 3 बार काटता है ना तो 3 को शून्यक। भाई यही वाला ग्राफ आपको ग्राफ देके पूछता था, इसमें बोल दिया। इसमें क्या बार काट रहा है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 शून्यक। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 3 बार काट रहा है तो इसका 3 शून्यक हो जाएगा। बाकी बता दो इसका सारा जो पीडीएफ है ना, हमारे एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, वहां पर इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाए इसके कितने शून्यक, बस कितना बार कट रहा है 3 बिंदु ऊपर, तो इसका शून्यक भी 3 हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में याद रखना अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, दो मान लो 2 और 3 के ही बीच में बोल रहे, कितना होगा बोलो, 2 और 3 के बीच में संख्या। तो सर 2 और 3 के बीच संख्या होती है क्या, अरे हाँ बच्चा होता है। 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 और लिख सकते हो, 2.12 2.12 2.001 2.002, कितनी सारी संख्या, अनंत संख्या लिख सकते हो, कभी अंत ना होगा। समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो सवाल है ना भाई मार कर देगा, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, समझेगा वही बता पाएगा। दो क्रमिक मतलब जो लगातार संख्याओं का मौसम, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये पूछा है। यानी आप समझ लो 2 3 का मौसम पूछा है, कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 उतर जाएगा, यहाँ पे 2, 1 दूनी 2, भाई कट गया ये वाला एचसीएफ नहीं। तो याद रखना जब लगातार दो संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे ना हमेशा क्या आएगा, एक। नहीं समझ में आया, 5 और 6 का निकाल के देख लो, 5 1 कम क्या हो जाएगा, 5 1, 5 उतार दो, 1 कम 5 5, क्या आया एचसीएफ, एक। तो याद ना अगर दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ बोले, यानी दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ बोले, तो क्या आंसर होगा, एक। क्या होगा भाई, एक। भाई देख और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है, और इतनी ही मजे से ना आपको बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी कराया जाएगा, वो सारे सवाल जो बोर्ड एग्जाम पूछेंगे, चिंता क्यों करते हो, बस सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। और सब पीडीएफ के लिए हमारा जो डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की कितनी अधिकतम हल संभव है। तो देखो ये एक रैखिक समीकरण है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो इसका कितना हल, यानी एक्स और वाई का कितना मान आप निकाल सकते हो। हल मतलब क्या भाई, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, यही नहीं बोल रहा एक्स वाई में रैखिक समीकरण जो है, तो बताओ हम एक्स का कुछ भी मान रखो वाई का कुछ अलग मान आ जाएगा, नहीं आएगा। तो जब भी कोई रैखिक समीकरण होता है ना, आपके लिए अगर यही पूछ दे कि 2x, मान लो एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बोलता 5, इसके कितने हल होंगे, भाई अनंत हल होगा। क्यों सर, क्योंकि आप x का कुछ भी मान रखो y का अलग अलग मान आता जाएगा, कभी रुकेगा। आप x का मान 1 रखोगे तो भी y का कुछ आएगा, x का मान 2 रखोगे तो y का मान कुछ और आ जाएगा, x का मान 3 रखोगे y का मान कुछ और आ जाएगा, x का मान 0 रखोगे y का मान कुछ और आ जाएगा, x का मान 6 रखोगे y का मान कुछ और, मतलब आता जाएगा, कभी रुकने वाला नहीं है। तो क्या एगो दो गो हल होगा ऐसा, अब निकाल के कॉपी खत्म हो जाएगा, बोर्ड खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, पर भी वैल्यू खत्म नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत हल हो जाएगा। कितना हल निकाल सकते हो, अनगिनत, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है। नेक्स्ट
असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी रेखाएं होती है? असंगत, याद करो ये 3 चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, असंगत, संगत, असंगत। तो जो संगत होता है ना वो प्रतिच्छेदी होता है या संपाती होता है और उसका हल होता है। पर जो असंगत रेखाएं होता है उसका हल नहीं होता। और कौन सी रेखाएं होती है? वो समांतर रेखाएं होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं, क्योंकि असंगत पूछा है। अगर संगत पूछता तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों हो सकता था। समझ रहे हो? नेक्स्ट, इतना का एक मूल है, मतलब इसको सॉल्व करके आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन जो है ना सर, एक्स स्क्वायर है, -3x है और प्लस का 2 ही तो है। तो सॉल्व कर बच्चा, यानी इसको गुणनखंड तोड़ दो। तोड़ेंगे कैसे? मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और इसको मैं लिख देता हूँ 2x और -x। क्या -2x और -x -3x नहीं होगा? बिल्कुल, माइनस माइनस से प्लस, 2x और x 3x। और गुना करोगे जब 2x को x से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। भाई गुना करने पर ये वाला मिलना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर ये वाला मिलना चाहिए। तो लास्ट में क्या है? +2, तो +2 लिख दो आप। अब जो कॉमन आ रहा है, अरे जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, बाकी को रहने दो। तो भाई इन दोनों में क्या, x दोनों में है ना, तो x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x -2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ माइनस है तो माइनस कुछ नहीं आता था, एक कॉमन बचेगा x। और माइनस कॉमन लिए तो अंदर में जो भी साइन रहता है उसका साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस। और क्लियर है? x -2 दो जगह पे है और ये क्या है? x माइनस इक्वल टू x-2 बराबर 0 एक बार कर दो तो x बराबर आ जाएगा 2। और एक बार x-1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर, यानी इसका जो मूल दो को निकला, क्या निकला? 1 और 2। तो इसमें से एक मूल सर पूछा था, इसका एक मूल है। ठीक है, 1 और 2, एक तो है नहीं, 2 है ऑप्शन में, तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 290। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो क्या बोल रहा है। दो लगातार धन पूर्णांक, मैं यहीं पे इसका सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, दो लगातार विषम धनात्मक बोला है, तो मुझे तो संख्या नहीं पता है। जब संख्या नहीं पता होता एक्स जिंदाबाद होता है। तो मैं मान लेता हूं पहला संख्या क्या है? एक्स। ठीक है, पहला संख्या मान लिया एक्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। आप लिख लेना कि माना पहला संख्या बराबर एक्स। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा बोलो? तो दूसरा संख्या आपका हो जाएगा एक्स प्लस कितना? बोलो 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 भाई, 2। बोलेंगे सर 1 क्यों नहीं लिया, आप बताइए। तो सुनो, अगर मैं एक्स का क्या बोला, विषम पूर्णांक बोला है ना, तो मान लो एक्स निकल गया 1, तो 1 में 2 जोड़ोगे तब तो अगला संख्या विषम आएगा 3। अगर मैं यहाँ पर x+1 करता और ये पहला संख्या अगर विषम 1 ले लेते तो 1+1 क्या होता? 2 विषम होता? नहीं होता। अगर चलो 1 नहीं हुआ, मान लो ये अगर 2, यहाँ पे अगर ये विषम संख्या मान लो 3 निकलता, क्योंकि 3 विषम संख्या 1 3 5 यही ना। तो मान लो 3 निकल गया, तो 3 में 2 जोड़ोगे तब तो विषम आएगा। अगर 3 में 1 जोड़ दोगे तो 4 हो जाएगा, सम हो जाएगा। आपको विषम बोला है तो मैं यहाँ पे x मान लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता। मान लो अगर 15 ही विषम एक संख्या होता तो 15 में 2 जोड़ोगे 17 आएगा। ये 2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है उसके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्गों का योग कितना है? 290 है। बस सॉल्व करो, आंसर आएगा भाई। कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो इसको, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू 2 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। ठीक है, अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू हो जाएगा 290। ठीक है, उधर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस 4x है, इधर 4 उधर जाके माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 290 माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू, घटा दोगे 280 आएगा, यही ना आएगा। इसको इधर या फिर ऐसे करो ना, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x 2x, तो करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर 2 गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा? बट्टा में हो जाएगा। 2 कर 2 एकम 2 2 चौके 8 2 3 6 143, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर ले आओ तो -143 हो जाए। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक नंबर में ऐसा सवाल पूछता नहीं है। बस इसको गुणनखंड तोड़ दो। इसको गुणनखंड कैसे तोड़ोगे आप तोड़ना ना 13 और 11 में, 13 को 11 से गुना करोगे तो 143 आएगा, और घटाव करोगे तो 13 और 11 को 12 आ जाए, 2 आ जाएगा। इतना हो गया -100। क्लियर है?
यहाँ से x कॉमन ले लो भाई, x कितना हो जाएगा +13, ऐसे -11 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x +13, है ना। माइनस कॉमन ले तो अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और 11 को 13 से गुना करोगे तब 143 आएगा। थोड़ा सा सॉल्व साइड में कर लो, मैं यहाँ कर देता हूँ, चलो ठीक है, देख लो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाए, एक बार x +13 हो जाएगा, और एक बार क्या हो जाएगा x -11। एक बार x +13 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -13, और एक बार x 11 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11। नहीं, वो 11 आया, वो -13 आया, तो 11 एक संख्या आया ना, तो 11। अब तो दूसरा संख्या हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ दो 13 आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या आपका x बराबर 11 आ गया, तो दूसरा में 2 जोड़ दो, 11 + 2 जोड़ दो 13 हो जाएगा। 13 मतलब 11 और 13 कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, 13, सिंपल सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एपी में है, तो ये तो चेक करना है, बस आप A2 - A1 करो ना, तो भाई ये वाला होगा, देख लो, मैं बोल दे रहा हूँ, चेक करके देख लो ना भाई, 9 नंबर में चेक करके देख लो। A2 - A1 करोगे यानी -6 -10 करोगे, यानी हो जाएगा -6 + का 10 क्या जाएगा 4। फिर A3 - A2 करोगे, तो A3 - A2 करोगे क्या हो जाएगा, A3 - A2 मतलब A3 में -2 है, तो -2 और माइनस का -2 + 6 4 आ जाएगा। ये क्या हुआ बताओ, 4 4 आया, सेम आ रहा है, इसलिए यही एपी में होगा, बाकी किसी में समान अंतर समान नहीं होता। एपी में कौन होता है, जिसका सार अंतर समान है। बाकी आप इसको हटा के देखो, 4 में 2 जाएगा तो 2, 8 में 4 जाएगा तो 4, समान नहीं है। 3 में 1 जाएगा तो 2, 9 में 3 जाएगा तो 6, समान नहीं है। 4 में 1 जाएगा तो 3, 9 में 4 जाएगा तो 5, समान नहीं है। बस इसी में समान होगा। ये 18वें पद का मान, चलो निकालते हैं 18वां पद का मान। तो पहले क्या दिया है देख लो, ए का वैल्यू दे दिया है 1, टी का वैल्यू हम A2 - A1 यानी 4 - 1 करोगे 3 आ जाएगा। 18वां पद का मान बोला यानी A18 बोला, A18 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस कितना डी भाई, तो 17D लिख सकते हैं ना। तो A का वैल्यू 1 + 17 और डी का वैल्यू कितना है 3, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 + 17 = 51 यानी 52 आंसर है। क्या 52 आंसर है, क्या बात है, क्या बात, क्या समझ गए ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और समझ लो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से छप चुका है। चलो देखो कैसे करोगे, क्या बोल रहा है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप है ना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ध्यान सुन लो, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, उसकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग। भुजाओं के अनुपात का वर्ग यानी ना, भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, भुजाओं का जितना भी अनुपात आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग स्क्वायर, अनुपात का स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज डीईएफ, एबी बटा डी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में कर दे रहा हूं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना, 16:9, ये दिया है 16:9। आपको निकालना है भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है, भुजाओं का, इधर तो स्क्वायर है, ठीक है, तो इधर क्या है, बटा में है ना, 16/9, और उधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, नहीं होगा बताओ भाई, उधर से स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, यानी इधर भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, रूट निकालोगे तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 4/3 आपका आ गया भुजाओं का अनुपात, 4:3। समझ गए, 4:3 कहीं पे है, 4:3 ऑप्शन। क्लियर है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, उसके बाद 12 नंबर। भाई देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी आप लोग पूछेंगे, बस ध्यान से देख लो। समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, 12 नंबर देख लो। समचतुर्भुज के विकर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, ध्यान दो। समचतुर्भुज मान लो ये समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, विकर्ण दिया है, ये मान लो विकर्ण दिया है, ये समचतुर्भुज में मान सर ये आयत जैसा दिख रहा है ना, समचतुर्भुज ऐसा नहीं होता है भाई, चारों भुजा क्या होता है, समान होता है। मान लो ये वाला समचतुर्भुज, ठीक है, विकर्ण कितना दिया, 6 सेंटीमीटर 8 से, तो एक को मान लो 6 मान लो, एक को मान लो 8। और ये भी ध्यान देना ना कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, क्या, एक दूसरे को सॉरी 90 डिग्री पर काटता है, कितना पर, 90, ठीक है, समद्विभाजित करती है। सम कौन समद्विभाजित,
मतलब अगर ये पूरा 8 है तो भाई इधर 4 इधर 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 4। अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा, ये आपका 3, वो भी 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा समकोण, इसका भुजा बोला है क्या, कि इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो चलो भाई, ये वाला 8 है तो ये वाला 4 होगा, और ये भी 4, आधा आधा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ। फिर इसको आधा आधा बढ़ेंगे, ये 6 है तो ये भी 3 और ये भी 3, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, आपको निकालना ये वाला। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है ना, तो एक लंब एक आधार हो जाएगा। जब कर्ण की लंबाई निकालना होती है क्या करते हैं बताओ, अंडर रूट दोनों का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये क्या हो, कर्ण होगा ना। और कर्ण का वर्ग कैसे निकालोगे, बाकी दो भुजाओं का स्क्वायर। ठीक है, तो बाकी दो भुजाएं 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो क्या 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 5 4 चौक 16 हो जाएगा। हाँ 16 हो जाएगा, 25 वर्गमूल निकालोगे तो का भुजा कितना हो जाएगा 5, क्योंकि समचतुर्भुज है तो हर एक भुजा बराबर ही हुआ ना, हर एक भुजा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आप अगर नाम भी दे दो, ए ओ बी नाम भी दे दो ना, ए ओ बी, क्या हो जाए, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। बस वही किए वहां पर। ए का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर। क्लियर है? दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाते हैं, दो अक्ष यानी भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष काट रहा है, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु। क्या मूल बिंदु, इस बार बता चुके हैं हम, ऑप्शन नंबर। ठीक है, दो अक्ष जब काटेगा जिस बिंदु पर, उसको मूल ही बिंदु बोलेंगे ना। नेक्स्ट, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। क्या बोल रहा, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म दूरी लो, और कौन सा अक्ष में, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। यानी वाई अक्ष से आप 5 दूरी ले लो, ये वाई अक्ष है, यहां से 5 दूरी लेंगे, 5 दूरी इधर जाएगा ना, क्योंकि इधर तो माइनस है, 5 दूरी हम इधर ले लेंगे, और भाई क्या एक बिंदु P स्थित है। तो आपको P का निर्देशांक पूछा है, मतलब ये जो बिंदु है ना इसका निर्देशांक। फिर समझ लो, आपको वाई अक्ष से 5 युग्म दूर, तो वाई अक्ष ये है, वहां से 5 दूरी ले लो, खट खट खट, 1 2 3 4 5 तक दूरी हो गया। अब क्या, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है, एक्स अक्ष पर वही बिंदु P है, इसका निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ, एक्स अक्ष में 5 है, और चूंकि इसमें एक्स अक्ष पर वाई कितना हो जाएगा 0, 5,0 हो जाएगा, तो 5,0। नेक्स्ट क्या देखो, 15 नंबर में साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं P/H। आपको निकालने वाला है कॉसेक ए, तो भाई उतना करना ही नहीं है। साइन ए होता है ना, उसका उल्टा होता है कॉसेक। क्यों, क्योंकि कॉसेक ए बराबर क्या होता है बताओ, कॉसेक ए बराबर आप लिख सकते हो 1/sin ए। क्या नहीं कर सकते हो बताओ बच्चा, कर सकते हो ना, तो बिल्कुल 1 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बटा ये है तो 4 ऊपर चल जाएगा, यानी 4/3 हो, 4/3 बोले, 4/3 बोले तो ऑप्शन नंबर। क्या बात है, आई बात समझ में? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, 16 नंबर, 16 नंबर प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो क्या दिया है 16 नंबर 2। ठीक है, देखो 8.4 अच्छा से करना, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव में भी इस चैप्टर से अच्छा खासा रहेगा सवाल। 5 नंबर का रहेगा tan ए, और इंटू में रहेगा 1 - sin ए। ठीक है, बराबर किसके बराबर, तो बस अब तोड़ दो इसको, सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, प्लस tan ए को लिख सकते हैं sin a/cos ए, सकते हैं ना, और क्या हो जाए इंटू 1 - sin ए। क्लियर है? cos ए, cos ए का एलसीएम क्या हो जाएगा cos ए मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 1 + sin ए। क्या बात है सर, सही बात है मेरे यार। अच्छा, ये 1 + a + b, a - b के टर्म में है, इन लिख सकते हैं a² यानी 1 का स्क्वायर, और b² यानी sin स्क्वायर है। क्या नहीं लिख सकता हूँ बताओ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यों मना किया है भाई, cos ए है तो लिख दो cos ए। क्या 1² का 1 हो जाएगा, और sin स्क्वायर ए को मैं sin स्क्वायर ए ही रख दूं। सर कहना क्या चाहते हो आप, अभी सब पता चलेगा, देखो बस a 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए, अब भाई क्या है cos ए, भाई यहाँ cos ए है वहाँ स्क्वायर है, तो एक एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली बचेगा cos ए। क्या cos ए है ऑप्शन में, देख लो। बिल्कुल सर, इंतजार कर रहा है बाहें फैला के। अगला सवाल है, tan a बराबर √3, तो a का मान। भाई देखो मैथ में ना बहुत आसान सवाल दिया है भाई, बच्चे का साइंस में हालत खराब कर दिया है। tan a बराबर √3, या उसको आप लिख सकते हो tan कितना डिग्री, भाई tan 60 डिग्री, तो tan tan कैंसिल, फैन फैन कैंसिल, और a बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। भाई गर्मी में फैन, ठंडा में फैन चलाओ भी मत, a बराबर 60 डिग्री वैल्यू लाओ। समझ में आया ना भाई, ऐसे ही समझ सकते हो ना, tan √3 कितना डिग्री होता है, tan 60 डिग्री होता है ना। नेक्स्ट, जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया
और उसकी ऊंचाई बराबर हो। क्या बोल रहा है, कोई एक सीधा खड़ा खंबा है और उसका छाया है, दोनों की लंबाई समान है, तो क्या बोल रहा है, सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब ये यहां से सूर्य का रोशनी आ रहा है ना, ये कोण निकल, तो भाई ये दोनों समान है, तो इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ, इसको कुछ मान लो ए बी सी। बहुत आसान, आप डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो कि 45 डिग्री हो जाएगा। मैं निकाल के बोल दे रहा हूँ, चलो ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लिख लेना, tan थीटा क्या होता है, पी बाई बी, यानी ए बी बाई बी सी। तो भाई ए बी कितना है एक्स, और बी सी भी कितना है एक्स, कटिंग कटिंग होकर आ जाएगा एक। बोल दोगे सर टेन थीटा कितना आ जाएगा एक, तो टेन थीटा एक कब होता है भाई, जब थीटा इक्वल कितना होता है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री एक होता है, टेन टेन कैंसिल, यानी थीटा का वैल्यू कितना 45, टेन कैंसिल, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, नहीं है। अर्धवृत्त कोण कितने डिग्री का होता है, इसको याद रखना। अर्धवृत्त, कोई भी अर्धवृत्त हो, मान लो ये क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है, और ये अर्धवृत्त हो गया। अब यहां पर कोई भी कोण बनाओगे ना, कहीं भी बनाओगे कोण, तो ये भाई 90 डिग्री का ही होगा, कहीं भी, ये भी अर्धवृत्त है क्योंकि इधर बनाओगे या यहां बनाओगे, तो अर्धवृत्त का कोण आप कहीं भी बनाओ कितना डिग्री का हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा, याद रखना। अर्धवृत्त का कोण ही होता है 90 डिग्री का, या फिर ऐसे कह सकते हो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। अगला सवाल देखो क्या है, यदि दो वृत्तों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, वाला सवाल है। क्या बोल रहा है, दो वृत्तों के केंद्रों का जो मध्य दूरी होगा ना, दो वृत्तों का केंद्र का मध्य दूरी, यानी दो वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया और एक वृत्त खींचेंगे, और इस वृत्त का जो केंद्र का दूरी होगा ना, क्या होगा, केंद्रों की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। तो भाई और एक वृत्त, हमको बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, और एक वृत्त ऐसे सटा हुआ होगा, तभी ना इनका जो केंद्रों का बीच का दूरी क्या होगा, इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या, दोनों त्रिज्या को जोड़ दोगे तो इसका सेंटर का दूरी नहीं निकल जाएगा भाई, ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र है, दोनों का दूरी किया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, तो इसका दोनों जोड़ोगे तब तो नहीं लेगा ना। यानी अब क्या बोल रहा है, अब इस वृत्त में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो भैया एक ही हो सकता है। देखो किस प्रकार का सवाल घुमा के पूछा है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बस समझो, मेरे साथ पढ़ो, सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए ना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, सब्सक्राइब करोगे तभी और मतलब धमाकेदार धमाकेदार एकदम धाड़ धाड़ क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में डायरेक्ट भेजेंगे आपके, ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर इन बच्चों की बेचैनी को बस विकास सर समझते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, बस मेरे साथ पढ़ लो तुम, निखर ही जाओगे। अगला सवाल देखो क्या क्या लाया है, चलो। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, अब क्या बोल रहा है ना, वृत्त का केंद्र से, भाई ये आपका एक वृत्त है, मान लो, ध्यान से सुनो, ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, सॉरी, गोल गोल आप पढ़ लो भैया, आने तो एग्जाम में ऐसा वृत्त मिल जाएगा आपको। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, अब ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त का केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, ये समान दूरी पे जीवाएं हैं, आपस में क्या होता है, समान होता है या नहीं होता। वृत्त का केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे, ये जीवा जितना दूरी पे उतना ही जीवा इतना उतना ही दूरी पे ये जीवाएं हैं, तो ये जीवाएं आपस में क्या होगा, समान होगा कि असमान होगा, या ए और बी दोनों हो जाएगा, या सभी उत्तर सही है, क्या हो जाएगा, ठीक है, बोलो। तो देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा भाई, जितना दूरी इधर होगा उतना ही दूरी इधर होगा। वही बोल रहा है ना कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं क्या होगा, समदूरस्थ अगर जीवा होगा, और इस जीवा क्या होगा, समान होगा, क्योंकि भाई जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर है, तो ये जो लंबाई है ना, वही ये लंबाई समान हो जाएगा, नहीं ऑप्शनल। नेक्स्ट देखो, दो गोले के आयतन का अनुपात दिया 8:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो गोले का आयतन का अनुपात दिया है, ठीक है, आयतन का अनुपात क्या है ना, कितना दिया भाई, 8:7, ये तो दिया है। अच्छा, मैं लिख सकता हूं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, सॉरी 4/3 पाई, पहला वृत्त गोले को मैं R1 मानता हूं, क्यों, और दूसरा वाला को R2 मानो, कोई दिक्कत थोड़े है भाई, मानने का दिक्कत कुछ ही, R2 का, क्योंकि दो अलग अलग वृत्त है ना, सॉरी गोला है इसीलिए, कुछ करके 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसल, यानी R1/R2 का क्यू हो जाएगा ना, होल क्यू इक्वल टू 8/27। अगर आप इधर से Q2 हटाओगे
तो उधर क्या जाएगा, क्यू रूट जाएगा। पता है ना, जैसे वर्ग हटाते हैं वर्गमूल होता है, वैसे इसको हटाओगे तो उधर क्या जाएगा, क्यू। क्यू रूट मतलब भाई क्या, 3 गो में एगो निकलता है। यानी आप R1/R2 यहां से निकाल लोगे। R1/R2 क्या हो जाएगा बताओ। 8 का घनमूल कितना होता है, 2। ठीक है, और 27 का घनमूल कितना है? भाई ऐसे तो आप लिख सकते हो ना 8 को, देखो 2 × 2 × 2, 27 को लिख सकते 3 मतलब 3 गो में एगो निकलेगा। 3 गो में एगो निकलेगा, यानी कि 3 गो 2 में एगो 2, तो क्या करता है, तो 2 3 गो 3 में, ये R1/R2 का अनुपात आ गया। आपको निकालने बोला उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या हो जाएगा, पृष्ठफल 4πr² होता है, 4πr1 का स्क्वायर बाई 4πr2 का, यही तो हो जाएगा ना, 4π खत्म, यानी R1/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। R1/R2 कितना है हमारा, देख लो 2/3 है, 2/3 कर दो, तो स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, 4:9। आंसर है 4:9। क्यों नहीं है क्या, अरे लास्ट ऑप्शन देखो, डी नंबर है, 4:9। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी गोले का वक्र पृष्ठतल दिया है 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। देखो 23 नंबर, कितना आसान आसान, बस आपको समझना पड़ेगा। गोले का वक्र पृष्ठफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 144 पाई। तो गोले का वक्र पृष्ठफल क्या होता है भाई, भाई गोले का वक्र बोलो या कुल बोलो, ये एक ही होता है, 4πr²। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी R² करें तो 44 काटोगे तो कटेगा 4 या 12, 4 या 12, 4 छो R² = 36। R क्या आएगा भाई, √36 के उधर जाएगा ना, तो R बराबर क्या आ गया, क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो भाई त्रिज्या कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को जब उछालोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यानी परिणाम, संभावित परिणाम 2 आता है। तो कोई भी एक लाओ, तो अगर हेड भी आएगा तो 1/2, टेल भी आएगा तो 1/2, तो सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्यों, चित तो एक ही बार आएगा ना, और 2 बार आ सकता है, या तो हेड या फिर टेल, या चित या हर पट, 1/2 हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। निश्चित घटना यानी जो घटना घटबे करेगा, भाई आप रोक नहीं सकते उसको, तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। और एक बात यहां पर याद रखोगे, असंभव घटना, जो घटना कभी घटेगा ही नहीं, उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखो अच्छा सवाल है, 26 नंबर देखो, एक पासा को उछाला जाता है, पासा को फेंकोगे तो क्या आ सकता है, संभावित परिणाम बोलो, संभावित परिणाम। क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। अच्छा, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, आपको पूछा है सम संख्या होगा, इसका प्रायिकता क्या है, सम संख्या होने का। सम संख्या के बाद देखो 1 2 3, 3 गो हो जाएगा। टोटल टोटल कितना संख्या है, टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो आई बात समझ में। एक बार तो कहाँ है देखो भाई, ये वाला, यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो आपको पहले ही बताया ना कि अगर समांतर श्रेणी में है तो उसका सारबंतर क्या होगा भाई, समान होगा। तो सारबंतर समान कर दो, अगर इसका सारबंतर समान है, बोला है समांतर श्रेणी में है तो सारबंतर समान होगा, यानी a2 - x1 बराबर a3 - x2, यानी 3x माइनस क्या होगा x+2, क्या होगा a2 - a1 बराबर a3 - a2 होगा ना, यानी 3x - x+2 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4x+1, यानी a3 - a2, a2 में क्या है 3x। तो सॉल्व करो और x का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा, क्या होगा देखो, 3x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस है -2 हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा, 4x में 3x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखो, 4x में 3x जाएगा तो डायरेक्ट x और प्लस का 1। ठीक है, 3x में x जाएगा तो 2x हो गया, अब x को उधर से ले आओ तो -x, इधर है 1, -2 उधर जाएगा तो +2, फिर समझ लो 3x में x गया तो 2x, और x प्लस में इधर के -x हो गया, और -2 उधर जाएगा +2 हो गया, इधर हो गया 3x और उधर हो गया 3, x बराबर हो जाएगा 3/3। क्या बात है, देख क्या 1
समझ में आ रहा है ना? कह दो सभी से कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो पढ़ेगा, जो घिसेगा खुद को, वही सोना बन के निखरेगा। भाई बहाना करने वालों को तो जिंदगी निकल जाती है। ठीक है, एक दो दिन की बात है, तो बस मेहनत करो, बाकी और कुछ मेहनत करो, हमारे साथ मिले रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई धुआं धुआं कर दे बोर्ड एग्जाम। देखो, यदि इतना का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? आपको पता है माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही ना होता है? मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, माध्य बराबर क्या होता है? सभी का योग बटे कुल संख्या। सभी का योग बोले तो 6 + 8 + 9 + x + 13 है। बड़ा कितना? कुल संख्या कितना हो गया? गिन लो, 1 2 3 4 5 को संख्या हो गया ना, 5। आपको x का मान, अच्छा माध्य का वैल्यू दे दिया, माध्य कितना है? 10 है। 10 बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ो, 814 14 14 और 10 से 23 23 23 24 26 10 36 प्लस एक्स, तो गुना कर दो, 125 10 25 50 हो जाएगा। 50 बराबर 36 प्लस एक्स, 36 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस का वैल्यू क्या आ जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर देख लेना, कैलकुलेशन अगर कुछ गलती है तो आई थिंक सही है। इतना का बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है ना भाई, वही बहुलक होता है। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 2, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो बहुलक भी क्या हो जाएगा? फिर इसका आपको माध्यिका पूछा, माध्यिका बोले या माध्य, बात बराबर है, तो इसको पहले आरोही क्रम में सजा लो, छोटा से बड़ा। तो छोटा से बड़ा सजाओगे तो 7 होगा पहले, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर सॉरी 10 है ना, तो 10 होगा, फिर 11 होगा, 12 होगा, फिर 15। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5। माध्य मतलब माध्यक निकलना है तो बस आप बीच वाला संख्या लिख लो। तो इधर से 3 खत्म, उधर से 3 खत्म, बीच वाला क्या है? 10। इसका माध्यक क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आगे आप लोगों का सब्जेक्टिव में और अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। वो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलेगा। बाकी सारा का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया हूं आप लोगों के लिए, स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, वहां से आप लोग देख सकते हो, और इसका पीडीएफ में हमारे एप्लीकेशन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।